तो भाइयों इस साल आरसीबी को अपना नाम बदलकर हारसीबी कर देना चाहिए, क्योंकि भाइयों लगातार आरसीबी की टीम अपने घर पे दूसरा मुकाबला भी हार चुकी है। ऐसे में भाइयों एलएसजी के खिलाफ जीता हुआ मुकाबला आरसीबी की टीम कैसे हार गई, वो कौन कौन से पॉइंट थे जिसे आरसीबी की टीम मैच के दौरान मिस करती हुई नजर आई, इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा भाइयों आज का मुकाबला भी काफी बेहतरीन मुकाबला होने वाला है, क्योंकि दोस्तों एक तरफ ऋषभ पंत की टोली होगी तो दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर के धुरंधर होंगे। ऐसे में भाइयों इस वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुकाबले के लिए कौन सी टीम परफेक्ट दिखाई दे रही है, हेड टू हेड रिकॉर्ड कंपैरिजन में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है। ऐसे में भाइयों ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखते रहिए। चलिए भाइयों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो भाइयों सबसे पहले हम आज के मुकाबले की बात कर लेते हैं, यानी कि आरसीबी बनाम एलएसजी की बात कर लेते हैं। तो भैया इस मुकाबले में पूरी तरह से आरसीबी के बल्लेबाज हो चाहे गेंदबाज हो पूरी तरह से धाराशायी होते हुए दिखाई दिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सबसे पहले आरसीबी के कप्तान फॉफ डू प्लेसिस ने टॉस जीता और कहा भैया हम पहले गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि फॉफ डू प्लेसिस ने केकेआर के खिलाफ मुकाबले में कहा था कि देखिए दूसरी पारी में ना बैटिंग करना पूरी तरह से आसान हो जाता है, आप 200 रन भी बना देंगे तो सामने वाली टीम आसानी से चेस कर लेगी। ऐसे में भैया मेरे को लगा कि चलिए जब फॉफ डू प्लेसिस भाई खुद कह रहे हैं कि दूसरी इनिंग में आप 200 भी बना देते हो तो आसानी से मुकाबला जीत जाओगे, तो भैया आरसीबी की टीम तो इस मुकाबले को आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि इनकी तो बल्लेबाजी लाइनअप पूरी तरह से धुरंधर है, पूरी तरह से महाबली खलबली से भरी हुई है। ऐसे में भाइयों एक बार फिर से हमें क्या देखने को मिला कि आरसीबी की टीम ऑल आउट हो गई और आरसीबी की टीम आईपीएल 24 की वो पहली टीम बन गई जो कि आईपीएल 24 में ऑल आउट हुई है। और उसके अलावा दोस्तों पहली टीम वो भी बन गई जो अपने घर में लगातार 2 मुकाबले हारी हो। तो भैया आरसीबी के बल्लेबाज हो चाहे गेंदबाज हो वह एक एक से बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भाइयों हम लोग सोचे थे कि आरसीबी की टीम इस बार कुछ अच्छा रिकॉर्ड बनाएगी, और वो रिकॉर्ड बनाएगी कि आरसीबी की टीम जब चाहे पहले बैटिंग करती हो चाहे बाद में बैटिंग करती हो, यानी कि फर्स्ट में बैटिंग करती हो या सेकेंड इनिंग में बैटिंग करती हो, वह 240-230 रन बनाती है हर एक मुकाबले में। कुछ ऐसा हम लोगों ने सोचा था, लेकिन भाइयों हुआ ठीक उसका उल्टा। देखिए सिंपल सी बात यदि इस मुकाबले की जाए कि किस वजह से आरसीबी की टीम इस मुकाबले को हार गई, तो भैया हमारे हिसाब से कहीं ना कहीं निकोलस पूरन का कैच छूटना ही आरसीबी टीम के लिए कहीं ना कहीं वहीं से खतरे की घंटी बज गई। क्योंकि भैया यदि आरसीबी की टीम निकोलस पूरन का वो कैच पकड़ लेती तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जो ये यहाँ पर स्कोर आपको 185 का दिख रहा है कि एलएसजी की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 185 रन बनाई, मेरे हिसाब से दोस्तों यह स्कोर लगभग 160 पे ही रुक जाता या 165 पे ही रुक जाता। क्योंकि निकोलस पूरन ने क्या शानदार फिनिशिंग वाली पारी खेली और लास्ट में आके लगभग 4 से 5 छक्के लगाए। तो भैया निकोलस पूरन जब लगभग 5-6 रन पे ही बल्लेबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजी करने आए ही थे, उसी समय एक लप्पू सा कैच छूट गया और इसकी वजह से दोस्तों इन्होंने 185 बना दिए। तो भैया पहली गलती तो वही रही। उसके अलावा दोस्तों दूसरी बैटिंग लाइनअप में इनकी गलती है। मेरे को नहीं लगता दोस्तों कि इनके पास वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि हम उस तरह से रनों को चेस कर लेंगे। पहले तो ये प्रॉपर 4 गेंदबाजों के साथ उतरते हैं और इनके 5वां गेंदबाज कैमरून ग्रीन या फिर ग्लेन मैक्सवेल होता है, और ये दोनों मिलकर अपने 4 ओवर के कोटे को पूरा करते हैं। यहीं पे दोस्तों ये काम एक और कर सकते हैं कि विजय कुमार वैश्यक जैसे गेंदबाज को ये बाहर रख रहे हैं, आप इन्हें खिलाइए, प्रॉपर 5 गेंदबाज के साथ जाइए, 6वां गेंदबाज 7वां गेंदबाज आपका कैमरून ग्रीन या ग्लेन मैक्सवेल होना चाहिए। यदि बाय द वे हो सकता है कि आपके 5 गेंदबाजों में से किसी एक का खराब दिन रहा तो ग्लेन मैक्सवेल चल जाएंगे, अच्छा कर देंगे, या कैमरून ग्रीन कर देंगे। हालांकि दोस्तों इनको बल्लेबाजी लाइनअप में अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, और यही वजह है कि इनके पास ये जो 5वें गेंदबाज बन रहे हैं वो ग्लेन मैक्सवेल बन रहे हैं या फिर कैमरून ग्रीन बन रहे हैं। यदि ये विजय कुमार वैश्यक या फिर किसी एक और गेंदबाज को खिलाते तो भैया फिर उसकी जगह पे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे कहीं ना कहीं ये दिनेश कार्तिक को रख सकते हैं या फिर महिपाल लोमरोर को रख सकते हैं, जबकि दिनेश कार्तिक विकेट कीपिंग भी नहीं कर रहे हैं। तो भैया इनके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी है। और उसके अलावा दोस्तों तीसरी बड़ी गलती कि इनकी बैटिंग लाइनअप में इनके खिलाड़ी जो केजीएफ कहे जाते हैं उसमें से के तो चल रहा है, लेकिन जीएफ पूरी तरह से डाउन है, पूरी तरह से खराब परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल एक बार फिर से फ्लॉप हो गए, 0 रन बनाकर आउट हो गए। उसके अलावा दोस्तों फॉफ डू प्लेसिस रन आउट हो गए। समझ में नहीं आया कि भाइयों आप मारते हो आप तुरंत रन आप दौड़ जाते हो, मतलब इसका कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, पूरी तरह से वहां पे आउट हो गए। कैमरून ग्रीन आते हैं भैया वो भी मतलब आउट ही हो जाते हैं, कहीं से कुछ दिख नहीं रहा है। और उसके अलावा दोस्तों आप फिर वही उम्मीद लगाते हो कि आपको दिनेश कार्तिक जिता देंगे या फिर विराट कोहली जिता देंगे। देखिए विराट कोहली आपको डेली थोड़ी ना मुकाबले जिताएंगे, कभी ना कभी तो वो भी 20-22 के स्कोर पे आउट होंगे ही होंगे। भैया आप पिछला मुकाबला देख लीजिए तो वहां पर भी आरसीबी के बल्लेबाजों ने कुछ अच्छा नहीं किया था, वहां पर भी यदि
विराट कोहली आउट हो जाते तो भैया उसके बाद रन नहीं बनते। विराट कोहली ने वो 82-83 रनों की पारी खेली और किसी तरह से इनकी टीम 182-183 तक पहुंच पाई। और वहीं पर दोस्तों यदि आज विराट कोहली अच्छा कर जाते तो आज भी आरसीबी की टीम इस मुकाबले को जीत जाती। हालांकि दोस्तों विराट कोहली आउट हो गए और आपके सामने नतीजा आपके सामने पूरी तरह से रखा हुआ है। ऐसे में भाइयों इनकी बल्लेबाजी लाइनअप को देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रही है। और दोस्तों कहा जा रहा था, भौकाल बनाया जा रहा था कि भैया ये अपनी बल्लेबाजी से ही सामने वाली टीम को नेस्तनाबूद कर देंगे, और दोस्तों हो रहा है ठीक इनका उल्टा। हालांकि दोस्तों मैं यहाँ पर एक पॉइंट और रखना चाहूँगा कि जिस तरह से बाकी फ्रेंचाइजी नए नए खिलाड़ियों के ऊपर इन्वेस्ट करती हैं, जैसे कि मयंक यादव मात्र 20 लाख के प्राइस में आए हैं और भैया वह लगभग 20 करोड़ वाला काम कर रहे हैं। क्यों नहीं आरसीबी की टीम ऐसे गेंदबाजों को ढूंढती है, क्यों नहीं आरसीबी की टीम ऐसे बल्लेबाजों को ढूंढती है और उनके ऊपर इन्वेस्ट करती है। आरसीबी की टीम बड़े नामों के ऊपर जाती है, जैसे कि कैमरॉन ग्रीन हो गए, आप उन्हें 17 करोड़ में लाए। उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल के पास जाते हो, उसके अलावा फाफ डु प्लेसिस के पास जाते हो। यानी कि आप हर साल 2-3 प्लेयर ऐसे अपनी टीम में ले लेते हो जो करते कुछ नहीं है, बस आपका थोड़ा सा इक्का जमाते हैं, आपका भौकाल बनाते हैं। और 1-2 मुकाबले ऐसे आएंगे जहां पर कैमरॉन ग्रीन आपको एक हाथ से मुकाबला जिता देंगे, ग्लेन मैक्सवेल एक आध मुकाबले जिता देंगे और वहां से फिर ये हीरो बन जाएंगे। तो भैया एक मुकाबले से तो आप हीरो नहीं बन सकते। और ऐसे में भाइयों कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि आरसीबी की टीम अब यहां से टॉप 4 में भी पहुंच जाए, क्वालिफाई भी कर ले टॉप 4 के लिए, तो वह भी बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि भैया ये अपने घर पे हार चुके हैं और अपने घर पे हारने का मतलब क्या होता है आप समझ रहे हो। अपने घर पे हारने का मतलब आरसीबी टीम को कि ये टीम क्वालिफाई नहीं करेगी, क्योंकि इनकी मजबूत पक्ष क्या था, बल्लेबाजी था। और बल्लेबाजी के लिए अनुकूल कौन सी पिच थी, कौन सी स्टेडियम थी, इनका घर था। और ये अपने घर में ही हार रहे हैं, तो भैया बाहर जाकर क्या करेंगे, आप अपने से सोच लीजिए, समझ लीजिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आरसीबी का नाम अब की बार हारसीबी कर देना चाहिए। एनीवे दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के मुकाबले की बात कर लेते हैं। तो भैया आज का मुकाबला वाईजैग में दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के बीच खेला जाने वाला है। केकेआर की टीम अपने दोनों मुकाबले लगातार बैक टू बैक जीत कर आ रही है और वहीं दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम अभी पिछला मुकाबला अपना चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ जीत कर आ रही है, उन्हें बुरी तरह से हराया था। ऐसे में भाइयों दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपने घर पे खेलेगी और यहाँ की थोड़ी सी पिच मिजाज की बात करी जाए कि पिच कैसी बिहेव करती है, तो भैया यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है। हालांकि दोस्तों यदि तेज गेंदबाज लाइन लेंथ पे गेंदबाजी करें, अच्छी खासी बाउंस वाली गेंद फेंके, भैया लाइन लेंथ पे करें, तो उनको भी थोड़ा बहुत मदद मिलता है। हालांकि दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि इस मुकाबले में भी वो 300-350 रन बनते हुए आसानी से नजर आएंगे। ऐसे में भाइयों चलिए आगे बढ़ते हैं और इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लेते हैं। तो भाइयों मैं आप लोग को बता दूं ये दोनों टीमें अभी तक 32 बार आमने सामने हुई हैं और जिसमें से भाइयों 16 बार केकेआर की टीम जीती है तो 15 बार दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीती है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों टीमें लगभग बराबर हैं। हालांकि दोस्तों 2024 का हालिया फॉर्म देखें, इनका स्क्वाड देखें, इनका प्लेइंग 11 देखें, तो उसमें कहीं ना कहीं केकेआर की टीम आगे निकल रही है। ऐसे में भाइयों चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपेरिजन करते हैं। सबसे पहले कप्तान टू कप्तान कर लेते हैं। तो भैया एक तरफ ऋषभ पंत होंगे, दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर होंगे और ये दोनों खिलाड़ी एक समय दिल्ली कैपिटल्स के ही कप्तान हुआ करते थे। हालांकि दोस्तों हुआ करते थे, अभी नहीं है। तो ऐसे में यदि इनका कंपैरिजन किया जाए तो भैया मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये दोनों पूरी तरह से लगभग इक्वल ही हैं। जितना एक्सपीरियंस ऋषभ पंत को कप्तानी का है उतना ही श्रेयस अय्यर को भी है। दोनों की बल्लेबाजी भी लगभग सेम है। ऋषभ पंत भी अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं, पिछले मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेली थी। और उसके अलावा दोस्तों श्रेयस अय्यर ने भी आरसीबी के खिलाफ दिखाया था कि वो अभी अच्छे खासे फॉर्म में है। तो ऐसे में दोस्तों ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से इक्वल है, पूरी तरह से बराबर है। उसके अलावा दोस्तों यदि बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से जहां पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, ऋषभ स्ट्रब्ड और उसके अलावा दोस्तों अभिषेक पोरल या फिर अक्षर पटेल आएंगे, तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ फिल साठ, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल और दोस्तों आप सुनील नारायण को भी उसी में रख लीजिए। हालांकि वह ऑलराउंडर के तौर पर आते हैं, हालांकि वह आपके लिए ओपनिंग करते हैं और अच्छा कर रहे हैं, पिछले मुकाबले में अच्छा किया था। तो भाइयों यहाँ पर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं केकेआर का पल्ला थोड़ा सा भारी दिख रहा है, क्योंकि इनके बल्लेबाज फॉर्म में हैं। और वहीं पे दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से भी पृथ्वी शॉ ने पिछले मुकाबले में अच्छी पारी खेली थी। उसके अलावा डेविड वार्नर ने भी काफ़ी अच्छी पारी खेली थी। ऋषभ पंत काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिखे थे। हालांकि अभी तक मिचेल मार्श का फॉर्म में आना थोड़ा सा दिख रहा है कि वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर भी मैं कहीं ना कहीं केकेआर टीम के साथ जाऊंगा और केकेआर की टीम बैटिंग लाइनअप में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मजबूत दिखाई दे रही है डीसी के मुकाबले। उसके अलावा दोस्तों यदि बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो एक तरफ एंड्रिक नोरकिया होंगे, खलील अहमद होंगे, मुकेश कुमार होंगे और उसके अलावा दोस्तों अक्षर पटेल होंगे और उसके अलावा दोस्तों ईशांत शर्मा होंगे। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ मिचेल मार्श होंगे, हर्षित राणा होंगे, वैभव अरोड़ा होंगे,
सुनील नारायण होंगे, वरुण चक्रवर्ती होंगे और सुयश शर्मा भी आ सकते हैं। तो कुछ ऐसे नाम आपको दूसरी तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो भैया बॉलिंग लाइनअप में कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से डीसी की टीम आगे निकल रही है, क्योंकि इनके गेंदबाज अच्छा करके दे रहे हैं। और वहीं पे दूसरी ओर केकेआर की गेंदबाजी देखा जाए तो हर्षित राणा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहे हैं। मिचेल स्टार्क हर एक मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेल रहे हैं, या फिर ये कहें कि वह 45 प्लस रन देते हुए नजर आ रहे हैं और विकेट लेस भी जा रहे हैं। तो ऐसे में भाइयों एक ही गेंदबाज इनके टीम में है और इस मुकाबले को देखा जाए तो यहाँ पर स्पिन उतनी गेंद होती नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स की टीम बॉलिंग लाइनअप में थोड़ा सा आगे निकलते हुए दिखाई दे रही है। एनीवे दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, सीधा कंपेरिजन सीधा प्रेडिक्शन पे चलते हैं कि आखिरकार मेरा ये 3 प्रेडिक्शन क्या होता है। क्योंकि भाइयों मेरा प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं लगभग 75% सही जा रहा है, पूरी तरह से एक्यूरेट जा रहा है। तो भाइयों मेरा पहला प्रेडिक्शन यही है कि जो भी टीम इस मुकाबले में पहली बल्लेबाजी करेगी वह 180 प्लस रन बनाती हुई नजर आएगी। उसके अलावा दोस्तों यह मुकाबला पूरी तरह से थ्रिलर मुकाबला होगा, लास्ट गेंद लास्ट ओवर तक जाने वाला मुकाबला होगा। उसके अलावा दोस्तों दूसरा मेरा प्रेडिक्शन यह है कि इस मुकाबले में आंद्रे रसल एक बार फिर से बेहतरीन खिलाड़ी साबित होंगे, चाहे वह गेंदबाजी से हो चाहे वह बल्लेबाजी से हो। यदि उनकी बल्लेबाजी की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर भी आपको रन बनाते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा दोस्तों गेंदबाजी में भी 1-2 विकेट आसानी से निकालते हुए नजर आएंगे। और उसके अलावा दोस्तों मेरा दूसरा प्रेडिक्शन उसी में ऐड कर देता हूं कि कहीं ना कहीं इस मुकाबले में भी मिचेल स्टार्क पूरी तरह से एक्सपेंसिव साबित होंगे। उसके अलावा दोस्तों तीसरा मेरा बोल्ड प्रेडिक्शन यह है कि इस मुकाबले को कहीं ना कहीं भले ही वाईजैक में हो रहा है, लेकिन केकेआर की टीम यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जीतती हुई नजर आएगी। यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम लगातार तीसरी बार आईपीएल 24 में अपनी जीत फिक्स करने वाली है। तो भाइयों ये रहा मेरा कुल 3 बोल्ड प्रेडिक्शन। उसके अलावा भाइयों यदि आप डीसी या फिर केकेआर के फैंस हो तो आप थोड़ा सा अपना प्रेडिक्शन लिखिए, कौन सी टीम मुकाबले में जीतेगी, कौन कौन से खिलाड़ी वैसे होंगे जो इस मुकाबले में पूरी तरह से चमक बिखरते हुए नजर आएंगे। कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और हाँ भाइयों यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि भाइयों आपकी सपोर्ट की मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करके। ऐसे में भाइयों ये दोनों काम आई होप आप लोग कर देंगे। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, कल 8 बजे सुबह 8 बजे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।